एक छोटा सा सवाल। अगर आज आप किसी बैंक में जाएं और कहें कि आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक आपसे क्या क्या मांगेगा? आपकी सैलरी स्लिप, पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, आपके घर के कागजात, एक बेहतरीन सिबिल स्कोर और शायद एक गारंटर भी। एक आम इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई और साख का हिसाब मांग लिया जाता है महज कुछ लाख रुपयों के लिए। लेकिन जरा सोचिए, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी बैंक में गया, उसने कोई कोलैटरल नहीं दिया, कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी, कोई लीगल सिक्योरिटी नहीं दी और बैंक ने उसे 1, 2 या 100 करोड़ नहीं बल्कि 14,357 करोड़ रुपए दे दिए, और वो भी एक बार नहीं, लगातार 7 साल तक। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद आपको लगे कि मैं किसी हॉलीवुड डकैती वाली फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे शातिर और सबसे खामोश बैंकिंग घोटाला है। एक ऐसी चोरी जिसमें ना कोई बंदूक थी, ना कोई नकाब, ना बैंक का कोई लॉकर तोड़ा गया और ना ही किसी ने अलार्म बजने की आवाज सुनी। ये चोरी हुई थी बैंक के अंदर बैठकर, बैंक के ही सिस्टम से, एक ऐसे अदृश्य हथियार से जिसका नाम है स्विफ्ट। आपको लगता होगा कि 14,000 करोड़ का स्कैम अचानक रातों रात हो गया। असलियत तो ये है कि ये एक ऐसा टाइम बम था जो 7 सालों तक टिक टिक कर रहा था और पूरे बैंकिंग सिस्टम ने अपने कान बंद कर रखे थे। आज हम उस तिलिस्म को तोड़ेंगे और आपको वो सच बताएंगे जो फाइलों में दफन हो गया है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल ट्रूथ दे नेवर टोल्ड यू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है आप तक वो सच पहुंचाना जो आपसे हमेशा छुपाया गया। कहानी के अंत तक आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे एक आदमी ने पूरे देश के सिस्टम को अपने इशारों पर नचाया। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर एक मामूली सी घटना नहीं घटती तो शायद आज तक ये घोटाला चल रहा होता। इस कहानी की शुरुआत होती है चकाचौंध, ग्लैमर और एक ऐसे नाम से जिसने भारत से लेकर न्यूयॉर्क और लंदन तक अपनी पहचान बना ली थी। नीरव मोदी, एक ऐसा डायमंड मर्चेंट जिसके गहने हॉलीवुड की ऑस्कर विजेता अभिनेत्रियां रेड कारपेट पर पहनती थीं, जिसके विज्ञापनों में हॉलीवुड और बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे नजर आते थे। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने दुनिया के सामने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया था जिसे देखकर बड़े बड़े बैंकरों की आंखें चौंधिया जाती थी। और यहीं से शुरू होता है इंसान के दिमाग का वो खेल जिसे ऑरा ऑफ प्रेस्टीज कहते हैं। जब आपके सामने एक ऐसा इंसान सूट पहनकर बैठता है जिसका दुनिया भर में नाम है, तो आप उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नीरव मोदी ने इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाया। लेकिन सिर्फ ग्लैमर से बैंक के करोड़ों रुपए नहीं निकाले जा सकते। इसके लिए चाहिए था एक मास्टर प्लान, और वो मास्टर प्लान छिपा था बैंकिंग के एक बहुत ही बोरिंग और जटिल शब्द में, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LOU। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से खेल शुरू होता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आखिर भला क्या है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको विदेश से कुछ हीरे इंपोर्ट करने हैं, लेकिन आपके पास विदेशी सप्लायर को देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप अपने बैंक, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे गारंटी दे दो। बैंक एक गारंटी लेटर जारी करता है जो विदेश में बैठे किसी दूसरे भारतीय बैंक की ब्रांच, जैसे एक्सिस बैंक या इलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच को भेजा जाता है। इस लेटर का मतलब होता है, इस व्यापारी को इतने $1 मिलियन दे दो, अगर ये 90 दिन में पैसे नहीं चुका पाया तो हम यानी PNB आपको पैसे देंगे। इसी गारंटी को LOU कहते हैं। इस विदेशी पैसे से व्यापारी सप्लायर को पेमेंट करता है, सामान भारत लाता है, उसे बेचकर मुनाफा कमाता है और फिर 90 दिन बाद PNB को पैसे लौटा देता है। सुनने में यह एकदम परफेक्ट और सुरक्षित प्रक्रिया लगती है, लेकिन बैंकिंग के सख्त नियम कहते हैं कि कोई भी बैंक ये गारंटी LOU हवा में नहीं दे सकता। इसके लिए व्यापारी को 100% कैश मार्जिन या उसके बराबर की संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है। लेकिन नीरव मोदी के केस में क्या हुआ? चौंकाने वाला सच ये है कि PNB के अधिकारियों ने इस 100% मार्जिन वाले नियम की धज्जियां उड़ा दी। नीरव मोदी की कंपनियों को अरबों डॉलर की गारंटी सिर्फ उसके नाम और चेहरे के आधार पर दे दी गई। कोई कोलैटरल नहीं, कोई कैश मार्जिन नहीं,
अब आप सोच रहे होंगे कि पीएनबी के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों या ऑडिटर्स को इतने बड़े करोड़ों के ट्रांजैक्शन दिखे क्यों नहीं, कोई अलार्म क्यों नहीं बजा। इसका जवाब इस घोटाले के उस काले सच में छिपा है जो आपको अंदर तक हिला देगा। किसी भी बैंक के दो दिल होते हैं। पहला, सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम, जो बैंक का मुख्य लेजर या बही खाता है जहां हर 1 रुपए की एंट्री होती है। और दूसरा है स्विफ्ट, जो एक इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम है। जब पीएनबी हांगकांग के किसी बैंक को गारंटी भेजता है तो वो इसी स्विफ्ट सिस्टम के जरिए मैसेज टाइप करके भेजता है। नियम ये है कि जब भी स्विफ्ट से कोई मैसेज जाए तो उसकी एंट्री बैंक के मुख्य बही खाते में भी होनी चाहिए, ताकि सबको पता रहे कि बैंक ने कितने करोड़ की गारंटी दी है। लेकिन पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस ब्रांच में एक भयानक खेल चल रहा था। वहां स्विफ्ट सिस्टम और बैंक का सीबीएस आपस में जुड़े हुए ही नहीं थे। वो बिल्कुल एक ऐसे अकेले कंप्यूटर की तरह था जो बैंक के सिस्टम से कटा हुआ था। और इसी सिस्टम के आगे बैठा था इस पूरी साजिश का सबसे अहम मोहरा, गोकुलनाथ शेट्टी। गोकुलनाथ शेट्टी पीएनबी का एक डिप्टी मैनेजर था जिसके पास स्विफ्ट सिस्टम का लेवल 5 पासवर्ड था। लेवल 5 का मतलब है कि उसे स्विफ्ट पर मैसेज भेजने के लिए ऊपर के किसी अधिकारी की मंजूरी नहीं चाहिए थी। शेट्टी और उसके कुछ साथी नीरव मोदी के लिए धड़ाधड़ स्विफ्ट मैसेज टाइप करते थे। हांगकांग और दुबई के बैंकों को करोड़ों की गारंटी भेज देते थे, लेकिन बैंक के मुख्य सिस्टम सीबीएस में उसकी कोई एंट्री ही नहीं करते थे। जब बही खाते में कुछ लिखा ही नहीं गया तो दिल्ली में बैठे पीएनबी के बड़े अधिकारियों और ऑडिटर्स को लगा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है। बाहर की दुनिया को लग रहा था कि बैंक सुरक्षित है, लेकिन अंदर ही अंदर एक आदमी अपने कीबोर्ड से रोज बैंक को खोखला कर रहा था। क्या आपके दिमाग में एक सवाल नहीं उठ रहा कि आखिर 90 दिन बाद जब उस विदेशी बैंक को पैसे वापस चाहिए होते थे तो क्या होता था? क्योंकि नीरव मोदी तो पैसे वापस कर ही नहीं रहा था, तो फिर 7 साल तक ये घोटाला छिपा कैसे रहा? यहाँ आता है घोटाले का वो पहलू जिसने इसे इतिहास का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम बना दिया। ये कोई एक दिन की चोरी नहीं थी, ये एक लगातार चलने वाला लूप था। जब 90 दिन बाद पहले वाले एलओयू की मियाद खत्म होने वाली होती और विदेशी बैंक पैसा मांगता, तो नीरव मोदी के लोग गोकुलनाथ शेट्टी के पास आते। शेट्टी एक नया और पहले से बड़ा एलओयू जारी कर देता। नए एलओयू से जो पैसा मिलता उससे पुराने वाले का कर्ज चुका दिया जाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लें और दूसरे का बिल भरने के लिए तीसरा। 2011 से लेकर 2018 तक यही होता रिगार्ड। कर्ज का ये पहाड़ अंदर ही अंदर इतना बड़ा हो गया कि इसका आंकड़ा 14,000 करोड़ को पार कर गया। अब सवाल ये है कि नीरव मोदी इतने पैसों का कर क्या रहा था? क्या वो सच में बहुत बड़ा व्यापार कर रहा था? जांच में जो सामने आया उसने अर्थशास्त्रियों के भी होश उड़ा दिए। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सर्कुलर ट्रेडिंग का खेल खेल रहे थे। जो पैसा विदेशी बैंकों से लोन के रूप में मिलता था उससे कोई असली व्यापार नहीं हो रहा था। उन्होंने हांगकांग और दुबई में कई डमी और शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बना रखी थीं। भारत से हीरे दुबई जाते, दुबई से हांगकांग और हांगकांग से वापस भारत। एक ही हीरे को बार बार घुमाकर कागजों पर यह दिखाया जाता था कि उनका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी फर्जी टर्नओवर को दिखाकर वे बैंक से और ज्यादा और बड़े एलओयू की मांग करते थे और बैंक का भ्रष्ट सिस्टम उन्हें वो देता जा रहा था। लेकिन क्या यह संभव है कि 7 साल तक किसी को इस घोटाले की भनक तक न लगी हो? क्या हमारा सिस्टम इतना अंधा है? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा तनाव आता है, क्योंकि सिस्टम अंधा नहीं था, उसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 में यह घोटाला फूटने से सालों पहले ही इसकी चेतावनी दे दी गई थी। 2015 और 2016 में हरि प्रसाद नाम के एक विसल ब्लोअर, भंडाफोड़ करने वाले ने प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, सीबीआई, ईडी और कई बड़े अधिकारियों को 42 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। हरि प्रसाद ने साफ साफ लिखा था कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी फर्जी कंपनियों के जरिए बैंकों का पैसा लूट रहे हैं। उसने सबूत भी दिए थे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। उन चेतावनियों को फाइलों के नीचे दबा दिया गया। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अगस्त 2016 के बाद से कम 3 बार सर्कुलर जारी करके सभी बैंकों को चेतावनी दी थी
कि स्विफ्ट सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है और सभी बैंक तुरंत अपने स्विफ्ट को CBS बही खाते से जोड़ लें। लेकिन PNB के मैनेजमेंट ने RBI के इस सख्त आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया और ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, हर स्तर पर ऑडिट हुए। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने PNB की बैलेंस शीट पर साइन किए, लेकिन किसी ने भी एक बार ये जहमत नहीं उठाई कि स्विफ्ट से भेजे गए मैसेज और बैंक के CBS का मिलान करके देख ले। किसी ने विदेशी मुद्रा के लेन देन की त्रैमासिक रिपोर्ट नहीं जांची। क्या आपको लगता है कि गोकुलनाथ शेट्टी का PNB की उसी एक ब्रांच में 7 साल तक टिके रहना कोई संयोग था? RBI की सख्त गाइडलाइन है कि बैंक के कर्मचारियों का हर 3 साल में रोटेशन होना चाहिए ताकि कोई एक जगह पर अपना वर्चस्व बनाकर करप्शन न कर सके। लेकिन गोकुलनाथ शेट्टी को 7 साल तक उसी ब्रैडी हाउस ब्रांच की विदेशी मुद्रा डेस्क पर बैठा कर रखा गया। ये सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की सामूहिक नाकामी थी। लेकिन फिर वो दिन आया जब इस 14,000 करोड़ के तिलिस्म की दीवार में पहली दरार पड़ी। और ये कोई खुफिया एजेंसी या CBI की रेड से नहीं हुआ, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। 2018 की शुरुआत में गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हो गया। अब उसकी जगह एक नया अधिकारी उस डेस्क पर आया जो नियमों का पक्का था। जनवरी 2018 में नीरव मोदी की कंपनी के लोग उस नए अधिकारी के पास पहुंचे और हमेशा की तरह एक नया LOU जारी करने को कहा। नए अधिकारी ने नियमों के अनुसार उनसे 100% कैश मार्जिन मांगा। नीरव मोदी के लोगों ने अकड़ते हुए कहा, हम तो सालों से ऐसे ही LOU लेते आ रहे हैं, हमने कभी कोई मार्जिन नहीं दिया। यह सुनकर उस नए अधिकारी का माथा ठनका। उसने बैंक के CBS में नीरव मोदी की कंपनियों का इतिहास खंगाला। सिस्टम में कोई पुरानी गारंटी या LOU दर्ज ही नहीं था। अधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने सिस्टम को बाईपास करके स्विफ्ट मैसेज की पुरानी फाइलों को चेक किया तो उसके सामने 14,000 करोड़ रुपयों का ऐसा गड्ढा नजर आया जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भूकंप ला दिया। जैसे ही ये खबर PNB के हेड ऑफिस और जांच एजेंसियों तक पहुंची, कहानी एक हॉलीवुड थ्रिलर में तब्दील हो गई। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को ये बात पहले से पता थी कि शेट्टी के रिटायर होने के बाद बम फटने वाला है। उन्होंने पहले से ही अपने छिपने के सुरक्षित ठिकाने तैयार कर लिए थे। घोटाले के सामने आने से महीनों पहले ही मेहुल चोकसी ने 2017 में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत कैरेबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता खरीद ली थी। वहीं दूसरी तरफ नीरव मोदी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर लंदन भाग गया ताकि वहां राजनीतिक शरण मांग सके। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही भारत में तूफान मचा, सबूतों को मिटाने का खौफनाक काम शुरू हुआ। नीरव मोदी के सौतेले भाई नेहल मोदी ने हांगकांग की उन डमी कंपनियों के डायरेक्टर्स, जो असल में नीरव मोदी के मामूली कर्मचारी थे, को जबरदस्ती हांगकांग से मिस्र कायरो भेज दिया। कायरो के एक होटल में उन्हें बंधक की तरह रखा गया। उनके मोबाइल फोन तोड़ दिए गए ताकि कोई डिजिटल फुटप्रिंट या चैट CBI के हाथ न लग सके। नेहल मोदी ने उन लोगों पर दबाव डाला और उनसे जबरदस्ती ऐसे कागजों पर दस्तखत करवाए जिससे यह साबित हो सके कि उन फर्जी कंपनियों का नीरव मोदी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए नीरव मोदी और उसके अधिकारी आपस में बातचीत करने के लिए एक खास सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ईमेल सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे। एक ऐसा सर्वर जहां से मैसेज पढ़ने के कुछ मिनट बाद ही खुद ब खुद हमेशा के लिए डिलीट हो जाते थे ताकि कोई कागजी सबूत न बचे। जब कानून का शिकंजा कसने लगा और PNB ने FIR दर्ज करवा दी तो नीरव मोदी का जो रूप सामने आया उसने सबको चौंका दिया। चोरी और ऊपर से सीनाजोरी की कहावत को सच साबित करते हुए नीरव मोदी ने PNB के मैनेजमेंट को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में माफी मांगने के बजाय उसने बैंक को ही दोषी ठहरा दिया। उसने लिखा, मेरी कंपनियां बहुत अच्छा चल रही थीं, लेकिन बैंक ने जल्दबाजी में मेरे खातों को फ्रीज कर दिया और इस मामले को पब्लिक कर दिया। इससे मेरा ब्रांड और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है और अब इसी वजह से मैं आपका पैसा नहीं लौटा पाऊंगा। जरा सोचिए इस आदमी के आत्मविश्वास को। 14,000 करोड़ की चोरी पकड़े जाने पर वो बैंक से कह रहा था कि गलती तुम्हारी है कि तुमने मुझे पकड़ लिया। इस एक घोटाले ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ तोड़ कर रख दी। इस पूरे मामले ने एक बहुत ही कड़वे और डरावने सच को उजागर किया।
भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस की भारी कमी। क्या आपको पता है कि वित्तीय वर्ष 2017 में भारत में जितने भी बैंकिंग फ्रॉड हुए उनमें से 89% मूल्य सिर्फ सरकारी बैंकों का था। यह आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा था कि जनता का पैसा जिन सरकारी तिजोरियों में रखा है उनकी रखवाली करने वाले ही उस पैसे को लुटा रहे हैं। इस स्कैम का असर इतना भयानक था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैनिक में आकर एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसने पूरे देश के व्यापार को हिला दिया। आरबीआई ने तुरंत प्रभाव से किसी भी बैंक द्वारा LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और LOC लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इस एक फैसले ने उस लूप होल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जिसका फायदा नीरव मोदी ने उठाया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक चोर की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ती है। इस बैन की वजह से भारत के वो लाखों ईमानदार छोटे और मध्यम व्यापारी SMEs सड़क पर आ गए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लीगल बिजनेस करते थे। उनके लिए विदेशों से कच्चा माल मंगाना अचानक बहुत महंगा हो गया क्योंकि अब उन्हें विदेशी उधार मिलने के सस्ते रास्ते बंद हो चुके थे। इस भारी झटके के बाद भारत सरकार भी नींद से जागी। ये साफ हो चुका था कि देश के मौजूदा कानून ऐसे सफेदपोश अपराधियों को पकड़ने में नाकाफी हैं। इसी फ्रॉड के सीधे नतीजे के तौर पर भारत सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम संसद में पास किया। ये कोई आम कानून नहीं था। इस कानून ने सरकार और जांच एजेंसियों को ये ताकत दी कि अगर कोई आर्थिक अपराधी देश से भाग जाता है तो अदालत की लंबी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना ही सरकार उसकी भारत में और दुनिया भर में मौजूद संपत्तियों को और बेनामी संपत्तियों को तुरंत जब्त कर सकती है। इस कानून के डर से नीरव मोदी का महल, उसकी महंगी गाड़ियां, उसके करोड़ों के पेंटिंग्स का कलेक्शन सब नीलाम होने लगा। लेकिन नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे। जब भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए ब्रिटेन और बेल्जियम की अदालतों में प्रत्यर्पण का केस दायर किया तो इन भगोड़ों ने मानव अधिकारों की ढाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में दलील दी कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में हैं और भारत की जेलों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भारत भेजा गया तो आर्थर रोड जेल में उनका शोषण होगा और उन्हें पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेंगी। एक बार फिर 14,000 करोड़ का घोटालेबाज खुद को एक लाचार इंसान के रूप में पेश कर रहा था। भारत सरकार को इसके जवाब में बाकायदा सॉवरेन अश्योरेंस यानी कूटनीतिक गारंटी लिखित में देनी पड़ी। भारतीय एजेंसियों ने ब्रिटिश कोर्ट में वीडियो और लेआउट पेश करके बताया कि आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में नीरव मोदी को कितनी बड़ी सेल मिलेगी, वहां कितनी प्राकृतिक रोशनी आती है, प्राइवेट टॉयलेट कैसा है और मेडिकल केयर की क्या सुविधाएं हैं। एक चोर को वापस लाने के लिए देश के सिस्टम को उसे यह यकीन दिलाना पड़ रहा था कि जेल में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हालांकि दुनिया भर में शेल कंपनियों के जाल और जटिल कानूनी दांवपेच के पीछे छिपने की उनकी यह कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों ने अंततः कॉरपोरेट पर्दे को चीरकर असली अपराधियों की गर्दन तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया। लंदन की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को व्यक्तिगत रूप से बैंक ऑफ इंडिया को $10.7 मिलियन से अधिक चुकाने का आदेश दिया। यह फैसला दुबई की एक टमी कंपनी के लिए नीरव मोदी द्वारा साइन की गई एक पर्सनल गारंटी के आधार पर दिया गया था। अदालत ने साफ कर दिया कि तुम चाहे जितनी भी फर्जी कंपनियां बना लो, लेकिन अंत में जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। ये कहानी सिर्फ 14,357 करोड़ रुपयों के गायब होने की नहीं है। ये कहानी है सिस्टम की उस सड़ांध की जहां एक आम आदमी को लोन लेने के लिए अपनी चप्पलें घिसनी पड़ती हैं और एक रसूखदार आदमी सिर्फ अपने नाम और सूट की चमक से पूरे देश के खजाने की चाबी अपनी जेब में रख लेता है। पीएनबी घोटाला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे बैंक हमारे पैसे की हिफाजत करने के काबिल हैं? 7 साल तक ऑडिटर्स, बैंक मैनेजर्स और रेगुलेटर्स क्या कर रहे थे? यह एक ऐसा अपराध था जिसमें हर वो इंसान जिम्मेदार था जिसने उस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ नहीं देखा, जिसने उस अलार्म को अनसुना किया और जिसने उस विसल ब्लोअर की फाइल को डस्टबिन में डाल दिया। आज नीरव मोदी लंदन की एक जेल में अपनी किस्मत का फैसला होने का इंतजार कर रहा है और मेहुल चोकसी कैरेबियन आइलैंड्स में छिप कर बैठा है।
लेकिन उन्होंने पीछे जो तबाही छोड़ी है उसका खामियाजा आज भी देश का बैंकिंग सिस्टम और ईमानदार व्यापारी चुका रहे हैं। एक भूल, एक लालच और एक अंधा सिस्टम, और नतीजे में भारत ने अपना सबसे बड़ा वित्तीय घाव खाया, जिसके निशान शायद दशकों तक नहीं मिटेंगे।